हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 11th आईपी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट अवर चैप्टर। यस, तो कंप्यूटर सिस्टम ये जो चैप्टर है ये बहुत बेसिक है। मतलब बेसिक का मीनिंग ये है कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ये वही सब कंसेप्ट हम वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। यही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है। कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कि आपने एडिशनल, जो बोल सकते हो आप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके जो एक सिस्टम बनता है उसे हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम में हमारी क्या क्या चीजें होती है, कैसे ये वर्क करता है, क्या है इसके कंपोनेंट्स, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं। जो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सीपीयू के अंदर आपकी थ्री होते हैं, थ्री यहाँ पे मेंशन है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो हम कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आज की क्लास में। तो पहला है सीपीयू। तो सीपीयू आप बहुत छोटे से पढ़ते हुए आए हो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जो भी, मतलब बोल सकते हो कि आप जो भी कंप्यूटर में इनपुट देते हो, इनपुट डिवाइसेस से, वो कीबोर्ड से दो, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे क्लास में इनपुट क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो हम जो भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है? प्रोसेस का मतलब आ गया कि हमें जो आउटपुट चाहिए उससे लाने के लिए कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। वो प्रोसेसिंग किससे होता है? वो सीपीयू से होता है, ठीक है। अब सीपीयू जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इट इज यूजुअली रेफर टू एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो एक्चुअल प्रोसेसिंग, मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए वो एक्चुअली किसके पास, मतलब बोल सकते हो किसके थ्रू आ रहा है? सीपीयू के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सीपीयू में क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। और आईसी कॉम्प्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प से ये बने होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको बोल रही हूँ वो क्या होता है? देखो, सीपीयू सारे इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं वो प्रोग्राम में कन्वर्ट होते हैं, सीपीयू से फैच करता है। उसके बाद क्या करता है? डेटा को जो भी है वो मेमोरी से फैच करता है। मतलब मेमोरी, सब सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, वहां से वो फैच करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, एएलयू मिलके डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें वापस बैक टू मेमोरी को देते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। अगर प्राइमरी मेमोरी में डेटा है तो प्राइमरी मेमोरी को देंगे और उसके बाद जाके वो आउटपुट डिवाइस के पास आएगा। इस तरीके से ये पूरा फंक्शन वर्क करता है। आपकी बुक में बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है, जो मैंने बोला आपको स्टोर कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी, ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये एक तरीके से लोकल मेमोरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। तो मतलब आपका डेटा जब आप लिखते हो, आप कुछ टाइप करते हो, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? वो एक लोकल मेमोरी में जाके स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। अगर आपको कोई रजिस्टर की डेफिनेशन पूछे तो आपको जस्ट ये लिखना है कि जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तब वो कोई भी डेटा जो भी लेता है, वो इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा लेता है, वो उसको लोकल मेमोरी में स्टोर करता है। वो लोकल मेमोरी को हम रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब अदर देन कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? जैसे एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, ये दोनों का मेन काम क्या है? देखो, मेन काम है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी रिक्वायर्ड है हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शन में, वो परफॉर्म करने का काम इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो आपको इतना सीपीयू के बारे में जानना है, अगर एग्जाम में आता है तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता ही है क्या है। जैसे राइट नाउ मैं अभी ये जो कीबोर्ड यूज कर रही हूँ, माउस यूज कर रही हूँ, स्कैनर, ठीक है, टच स्क्रीन, ये सब क्या है हमारे? ये सब इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस, देखो, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर्स। मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को तो पता नहीं है ना उसे क्या करना है, हमें कुछ इनपुट देना होगा तभी उसे समझ आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली एक मशीन है, मशीन मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद से कुछ नहीं करेगी, आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ये टास्क परफॉर्म करो, ये एक्शन परफॉर्म करो। तो जो भी एक्शंस है वो हम
विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को देते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर, अगर आप कोई इनपुट डिवाइसेस यूज ही नहीं करोगे तो कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा अपना काम, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कुछ एक कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करके ले जाते हैं प्रोसेसर में, और वो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट, मतलब उसके थ्रू प्रोसेसर को समझ आता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या आगे का एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में ऑलरेडी इमेजेस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। बहुत बेसिक। अब आजकल राइट नाउ अगर हम करंट वर्ल्ड में आ जाए तो हमारे इनपुट डिवाइसेस जो यूज होते हैं वो टच स्क्रीन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिर गूगल वॉइस आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी। गूगल वॉइस एक सर्च इंजन जैसे गूगल वॉइस, और हम लोग वैसे भी यूज कर रहे हैं, एलेक्सा यूज कर रहे हैं, सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस ही है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, वो रैम में जाके स्टोर होते हैं। रैम को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आप, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और आपने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया, वो जाके रैम में स्टोर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको उसको स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टोरेज के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। जब तक आप स्टोरेज नहीं कर रहे हो तब तक आपको टेम्परेरी मेमोरी से डील करना है, जो रैम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फॉर फिजिकल प्रोडक्शन। मतलब आपको कंप्यूटर ने सीपीयू के साथ मिलके प्रोसेस कर लिया आपका डेटा, लेकिन आपको डेटा देखना है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको डेटा, आपका प्रोसेस, आपका डेटा जो आपको चाहिए था, जो रिक्वायर्ड था, वो मिला कि नहीं। तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, हमें बताएगा कि जो भी हम चाहते थे वो उस तरीके से, सपोज करो मुझे एक ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर को अगर कोडिंग के वे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, तो अल्टीमेटली जब मैं उस कोड को रन करूंगी तो एक ग्राफ शो होगा। तो ये, वो जो ग्राफ शो होगा उससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे को चाहिए था, दिस इज माय आउटपुट। तो ये किससे पता चल रहा है मुझे, कहाँ देख के, मुझे डिस्प्ले में देख के पता चल रहा है। तो इसीलिए आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं। अगर मुझे कोई एक गाना सुनना है तो मैं गाना कैसे सुनूंगी, प्ले करूंगी तो स्पीकर के थ्रू मेरे कानों में वो गाना सुनाई देगा। तो स्पीकर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे ही अगर मुझे कोई चीज है जो मुझे प्रिंटेड फॉर्म में देखनी है, ठीक है, हार्ड कॉपी में देखना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, प्रिंटर करूंगी। और आजकल 3D प्रिंटर भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो 3D प्रिंटर आपकी डिजाइनिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर के भी 3 टाइप्स होते हैं, आपकी बुक में मेंशन है कौन से, इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स, ये 3 टाइप के प्रिंटर है। और आजकल 3D प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, डिजाइनिंग में होते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑलमोस्ट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉपिक पे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब ये है इस टॉपिक में कि कंप्यूटर जो हम करेंटली आज हम जो यूज कर रहे हैं, जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, क्या स्टार्टिंग में क्या आया और धीरे धीरे ये प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री इसका बताना चाहती हूँ। तो देखो, ये जो एबाकस करके आपने सुना ही होगा, फर्स्ट हम लोग एबाकस पढ़ेंगे। एबाकस क्या था, देखो, ये 3000 ईयर अगो, मतलब सबसे पहले एक डिवाइस आप बोल सकते हो। एबाकस एक आपने देखा भी होगा, बच्चों के गेम में भी आजकल तो आता है, टॉय भी आता है, ठीक है। एबाकस क्या करता था, एबाकस एक मैकेनिकल डिवाइस था जो क्या करता था, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता था, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आया एबाकस। एबाकस को देख के धीरे धीरे 16, ये लिखा है 1642 में आपका नेक्स्ट जो आया वो आया पास्कल लाइन, ठीक है। अब पास्कल लाइन क्या करता था, ये पास्कल लाइन भी एक तरीके से मैकेनिकली डिवाइस था, लेकिन उसको नाम दिया गया था मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर तो वो भी कर रहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। यहाँ पे आपका एडिशन भी हो रहा था, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा था, लेकिन 2 नंबर के बीच में, साथ ही साथ यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन्स भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा था। मतलब आपने कंप्यूटर जो हम आज देख रहे हैं वो पहले क्या करता था, वो कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह वर्क करता था। मतलब एक कैलकुलेटर एक तब के टाइम में कंप्यूटर जैसे काम कर रहा था, ठीक है। फिर 1642 के बाद 1834 में हमारा आया एनालिटिकल इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि यहीं से हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपने ये नाम सुना ही होगा, चार्ल्स बेबिज। चार्ल्स बेबिज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके थ्रू हमारा एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस आया, ठीक है। अभी तक क्या था, एक मैकेनिकल डिवाइस था, फिर एक मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, अब आया एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस क्या करता था, ये सब फर्स्ट डिवाइस था जो क्या करता था, इनपुट लेता था,
प्रोसेस करता था, स्टोर करता था और डिस्प्ले करता था आउटपुट को। तो अभी तक ये चीज नहीं हुई थी। 1864 में ये चीज स्टार्ट हुई कि कोई एक डिवाइस ऐसा आया जो इनपुट ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है और फिर डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोल सकते हो मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब ये नाम यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ कि एक कंप्यूटर जैसा कुछ एक बन रहा है, ठीक है। अब 1890 में, इसके कुछ सालों बाद, हमारा जो नेक्स्ट आया वो आया टेबुलेटिंग मशीन, जो किसने बनाया था, हार्मन होल्डेथ, ठीक है। तो ये मशीन क्या कर रही थी, ठीक है, ये मशीन आपने सुना है कि नहीं, पंच कार्ड पे वर्क करती थी। पंच कार्ड यूज करके उसके थ्रू बोल सकते हो आप डेटा स्टोर कराती थी और हमें आउटपुट देती थी, ठीक है। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट डिवाइस पे आए जो है 1937, जिसमें एक आया ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन का जो कंसेप्ट है वो था जर्नल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। ये मशीन क्या करती थी, ये मशीन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती थी, किसमें, पंच कार्ड में। जो हमने प्रीवियस जो पंच कार्ड देखा, पंच कार्ड में ही ये मशीन प्रोग्राम को स्टोर करती थी और प्रोसेस करती थी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, ठीक है। टैबलेटिंग मशीन का एडवांस वर्जन था ट्यूरिंग मशीन। आप इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो 1945 से लेके जो 1947 1970, ये आपका कंप्यूटर जोन स्टार्ट हो गया। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है, इसमें बेसिकली आपका कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये यहाँ पे आपका ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत आता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और दूसरा है आपका डिस्क्रीट, ये वाला ANIAC, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, कुछ देखो, नाम से कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपका हो क्या रहा था, इन शॉर्ट हमारा हो रहा था कि कोई एक डिवाइस जो इनपुट ले रहा था, जिसके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था जो प्रोसेस करता था, मेमोरी से कनेक्ट होता था और आउटपुट देता था। आर्किटेक्चर यही है। राइट नाउ वी ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर्स, इसलिए हमें ये समझने में मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उस टाइम में किसी को पता ही नहीं था कि सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट, ये सब वर्ड्स उन्होंने सुने ही नहीं थे कभी। इसीलिए उनके लिए ये चीज डिफिकल्ट थी। हमारे लिए राइट नाउ वी ऑल आर यूजिंग दिस, इसीलिए हमें ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हमें लगेगा ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये तब की बात है। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर अलाउड टू इंटीग्रेट विद द सिस्टम विद द कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। हमें पता है ये सीपीयू अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो मोरेस लॉ थे, उन्होंने ये चीज बोली थी कि जितना देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल्ड इनटू वन। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो आपको एक डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में, यही चीज इन्होंने बोली थी, क्या बोली थी, कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमारा जो सिस्टम है वो पावरफुल बनेगा। पावरफुल मतलब कि आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये मोरेज लॉ था, जिन्होंने बोला था कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है जो भी एक डिवाइस में, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने चाहिए। तो आप ये आर्किटेक्ट ये ग्राफ से देख सकते हो कि पहले पहले आपका एक ही ट्रांजिस्टर था, ठीक है। अब धीरे धीरे अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, पर इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट में पहले एक ट्रांजिस्टर होता था और अभी इतने सारे। इसीलिए हमारा कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क करता है। आप बोलते हो कि ये हैंग नहीं होता है, इसका रैम बहुत अच्छा है, इस प्रोसेसर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इतने सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इतने सारे ट्रांजिस्टर एक इंटीग्रेटेड सर्किट में। इसका ही रीजन है जो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। धीरे धीरे ये स्मॉल से इतना लार्ज इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको पता ही होगा पुराने जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर, मतलब हमारे पास सब इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं थे। अभी हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जिसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, सब बहुत कॉम्पैक्ट साइज के हो गए, ठीक है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे कि फर्स्ट आपका पर्सनल कंप्यूटर जो लोगों ने यूज किया था वो आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 1981 में, ठीक है।
उसके बाद एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी मशीन जो थी 1984 में। धीरे धीरे इस तरीके से आपके कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे ही कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए, आपने पढ़ा होगा HTML ये सब जब लैंग्वेजेस यूज की होगी कि हिस्ट्री ऑफ WWW, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ये सब। तो जब कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हुए उसके बाद आपका एक GUI डेवलप हुआ। मतलब GUI मतलब आप जो कंप्यूटर में देखोगे, आपको अगर कंप्यूटर यूज करना है तो आपको एक यूजर इंटरफेस चाहिए ना, जिसको आप देख के यूज करोगे। तो तब स्टार्टिंग में आप कंप्यूटर खोल के तो कोडिंग नहीं करने लगोगे ना, आपको तो पहले यूजर इंटरफेस चाहिए ना। तो ये यूजर इंटरफेस जब आना स्टार्ट हुआ तभी आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुआ, HTML का डेवलपमेंट हुआ। और यही टाइम में आपका WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी तभी इनोवेट हुआ और तभी इसका धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि लोगों ने इसके थ्रू इंटरनेट यूज करना और कुछ भी सर्च करना, ये सब डिस्प्ले पेज जो बोलते हैं ना हम HTML पेज, ये सब भी उसी दौरान सब डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो अराउंड 90s द ग्रोथ ऑफ WWW एक्सेलरेट मास यूसेज ऑफ कंप्यूटर एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप खुद भी जानते हो कि अगर एक बार आप यूज करने लगो, अगर आपको समझ आने लगे कि कोई कोई भी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, अगर आपको उसका आइडिया लग जाए तो आप उसका बहुत बोल सकते हो एडिक्टेड हो जाओगे, एडिक्शन आ जाएगा आपको, क्योंकि वो आपका काम इजी कर देगी। तो इसीलिए धीरे धीरे कंप्यूटर के बाद लैपटॉप्स आए, ठीक है, लैपटॉप्स के बाद अब स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ठीक है। धीरे धीरे ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया, मतलब बहुत ग्रोथ हो गई, क्योंकि हर हर यूजर को ये चाहिए था। ठीक है, और क्यों ये यूज करते थे हम, इसका रीजन क्या था? एक तो फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डेटा, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ था। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी राइट नाउ करेंटली हम लोग किस डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग करते हैं जो हम बोलते हैं स्मार्ट वॉचेस, जो हम लोग सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेंस हेडबैंड्स, हेडफोन्स, ठीक है, स्मार्ट अप्लायंसेस जो अभी धीरे धीरे आने वाला है, जिसमें हम बोल सकते, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में जो थिंग्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप बोल सकते हो फ्रिज आप यूज कर रहे हो, AC आप यूज कर रहे हो, तो ये सब थिंग्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू, मतलब जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देके प्रोसेस करके आउटपुट दे रहा है, ये चीजें भी वैसे ही करने लगे। मतलब हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है थ्रू, आप अभी जैसे जनरली हम लोग मैनुअली देते हैं, रिमोट से देते हैं, लेकिन हम जैसे कंप्यूटर में धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, वॉइस सर्च हो रहे हैं, वैसे वॉइस से हम सर्च करके दे सकते हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी को भी हमें इसी तरीके से स्मार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये भी चीजें अभी धीरे धीरे आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्लाउड पे वर्क करे, वॉइस सर्च से हमारे आसपास की चीजें वर्क करे। ठीक है, तो ये था आज का इतना इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी ये सब देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो यू कैन डू कमेंट, और आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए उस तरीके से वीडियो फिर से बनाऊंगी। ठीक है, और ऐसे ही आप क्लास से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और वीडियोस और नॉलेज गेन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।